Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MPD Arya Model School, Class 10th Geography, Chapter 4, Agriculture. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, यानी किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के जो इम्पैक्ट हैं वो एग्रीकल्चर पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटरेक्शंस अमंग पीपल, कंपनी एंड गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। यानी एक हम पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से एक कंट्री दूसरी कंट्री से कनेक्ट होती है और एक कंट्री ओपन कर देती है अपने लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ है उसको अडेप्ट करती है, और एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट होता है विद ट्रेड कल्चर। हम ये भी कह सकते हैं कि कल्चर से तो होता ही होता है, ट्रेड के साथ तो होता ही होता है, साथ में किसके साथ होता है, ट्रेड और कल्चर। क्योंकि जब एक पर्सन दूसरी कंट्री में जाता है तो वो अपने जो उसकी प्रैक्टिसेस हैं वो भी वहाँ पे सिखाता है और सीखता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि क्या होता है, इंटरेक्शन किस वजह से होता है, इंटर रिलेशन बिटवीन अदर कंट्रीज़, कल्चर, ट्रेड, कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ों से ग्लोबलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कनेक्ट करती है। चाहे इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड करे, यूएसए चाइना के साथ करे, ब्रिटेन चाइना के साथ करे या इंडिया के साथ करे। तो जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं दैट मीन्स पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज में चेंज हो रहा है, फ्री मूव कर सकते हैं। बट अब हम देखेंगे किस तरीके से लॉस होता है इंडियन फार्मर्स को ग्लोबलाइजेशन की वजह से, वो हम चीज़ इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे ग्लोबलाइजेशन इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमेनन। ये कोई नया प्रोसेस नहीं है जो आज हम देखें कि भाई ग्लोबलाइजेशन अभी ही स्टार्ट हुआ है, नहीं। इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। अगर आप कॉलोनाइजेशन के टाइम पे भी देखेंगे तब भी ग्लोबलाइजेशन था, यानी जब हम गुलाम थे। इन द 19th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया, आपको याद होगा जब यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे हमारे इंडिया में आए थे, दैट टाइम उस टाइम पे भी ग्लोबलाइजेशन था। इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स। दैट मीन्स जो स्पाइसेस हैं हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे वर्ल्ड वाइड, और जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के उनको इनक्रेज किया जाता था कि वो अपनी क्रॉप, इस स्पाइसेस के जो क्रॉप है उसको ग्रो करें। टिल टुडे अगर हम आज की बात करें तो अभी भी अगर आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी जो स्पाइसेस है वो भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट करने में एक जो कह सकते हैं इस जो मेन है उसके अंदर आज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पाइसेस। ड्यूरिंग द, अगर हम ब्रिटिश के टाइम की पीरियड की बात करें तो कॉटन बेल्ट्स जो है इंडिया में अट्रैक्ट हुए थे ब्रिटिशर्स, यानी जब ब्रिटिश पीरियड था, ब्रिटिश का टाइम था, तो उस टाइम पे कॉटन जो यहाँ पे कल्टीवेट की जाती थी, ब्रिटिशर्स उस एज अ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल अगर हम देखें तो उनके लिए ये एक अट्रैक्शन का रोल प्ले करता है। अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्ट टू द ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी एज अ रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन यूज़ किया जाता था, और यहाँ से ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे वो ब्रिटेन लेके जाते थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मैनचेस्टर और लिवरपूल में फ्लरिश हुई हैं, तो वो किस वजह से हुई हैं, एबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ इंडिया की जो कॉटन की क्वालिटी है वो बहुत कैसी है, बेस्ट है, इसीलिए। तो जो मैनचेस्टर और लिवरपूल हैं वो कहाँ पर है, इंग्लैंड में, और तो इंग्लैंड में मेन यही रीज़न है कि इन दोनों सिटीज़ में जो फ्लरिश हुआ है, ये मेन फ्लरिश होने का रीज़न यही है, ट्रेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, कॉटन का, क्योंकि यहाँ से वो एक्सपोर्ट होता था। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट, आपने पढ़ा था 18 में बिहार में स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे भी ये स्टार्ट जो हुआ था, तो फार्मर जो थे उनको फोर्सली कहा किया जाता था कि इंडिगो का वहाँ पे ग्रो करो, और ऑन देयर लैंड, अपनी लैंड पे उनको ज़बरदस्ती क्या, इंडिगो यानी नील की खेती करने के लिए
ब्रिटिशर्स बोला करते थे, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन, और जो कि इंडस्ट्री कहाँ पे थी, ब्रिटेन में थी, और रॉ मटेरियल कहाँ से लेके जाते थे, यहाँ से लेके जाते थे। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज, और यहाँ के जो फार्मर्स थे वो अपने लाइफ को अपना चलाने के लिए, सस्टेन करने के लिए फूड ग्रेन्स को ग्रो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ब्रिटेन में एज अ रॉ मटेरियल जो इंडिगो जाता था उसको ग्रो करना पड़ता था। तो आप देख रहे हो कि ट्रेड तो पहले भी होता था, राजा महाराजाओं के टाइम पे भी होता था, यानी जो आप पहले के टाइम देखेंगे, प्रीवियस टाइम देखेंगे, 2000 ईयर पहले भी ट्रेड होता था, ग्लोबलाइजेशन सिस्टम था। लेकिन अगर हम देखें अब जो अंडर 1990 में जो पर्टिकुलरली उसके बाद जो चेंज आया है वो क्या है, यानी एलपीजी की जो इंडियन इकोनॉमिक को ग्रो करने के लिए जो एलपीजी की पॉलिसी को रिफॉर्म किया है, यानी जो अडेप्ट करा है गवर्नमेंट ने, उसका इम्पैक्ट पड़ा सबसे ज़्यादा फार्मर्स पे। तो क्या था एलपीजी? एलपीजी यानी इंडियन इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए, जैसे लिबरलाइजेशन, एल मीन्स लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडेप्ट करना, यानी अपनी इकोनॉमी को ओपन कर लेना, और जो ट्रेड बैरियर है उसको रिमूव कर देना कि ओपनली फ्री होके एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड कर सकती है। और प्राइवेटाइजेशंस, दैट मीन्स जो ज़रूरत से ज़्यादा जब जो कंपनीज होती हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो जाती हैं, यानी गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट ऑनर उस इंडस्ट्री को टेक ओवर करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन जब अभी एक बताया है कि इंटरकनेक्शन या इंटर रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ होता है, तो ये सब चीज़ें इंक्रीज़ कर रहे थे, गवर्नमेंट क्यों इंक्रीज़ कर रही थी एलपीजी की पॉलिसी को, कि जिससे कि इकोनॉमिक ग्रो कर सके, डेवलप हो सके, और उसमें रिफॉर्म किया जा सके। ये तो किया ही जा रहा था, बट इससे क्या हुआ, फार्मर्स बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हुआ उनके ऊपर, यानी फार्मर्स इन इंडिया हैव एक्सपोज टू अ न्यू चैलेंज, उनके सामने न्यू चैलेंजेस आने लग गए। डिस्पाइट बिंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete विद द डेवलपमेंट, जबकि वो इतना इम्पॉर्टेंट जो कमर्शियल क्रॉप है उनको ग्रो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। किससे कम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं? हमारे जो फार्मर्स हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं डेवलप कंट्रीज से कॉम्पीट? क्योंकि जो उनको हाईली सब्सिडाइज मिलता है एग्रीकल्चर पे डेवलप कंट्रीज़ में, वो हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है। जो हमारी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से सब्सिडी नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की जो फार्मर्स की जो कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो उनको, और जो बाहर से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं, अगर वो उन्हें गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ दे रही है, यानी अगर उनकी कॉस्ट 100 है और 50 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रही है, तो इनकी कॉस्ट तो 50 आई ना, तो वो अपने 70 पे भी क्रॉप को मतलब सेल कर सकते हैं। पर इंडियन फार्मर अगर 100 उसकी कॉस्ट आ रही है, 20 रुपीज़ गवर्नमेंट दे रही है, तो उसको तो सिर्फ 80 रुपये की कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन वो 70 में तो सेल नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे कॉस्ट में डिफरेंस हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो इंडियन फार्मर है वो क्या नहीं कर पाएगा, कंपटीशन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक चैलेंज है उनके सामने, बहुत बड़ा चैलेंज, कि हम जो ये लिबरलाइजेशन की पॉलिसी एडप्ट की गई है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ओपन कर दी गई है इंडियन इकोनॉमिक, तो उसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इस टाइम पे। इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इट्स सेल्फ एट द क्रॉस रोड, अपने आप को इंडियन फार्मर्स कहाँ पे देख रहे हैं? एक चौराहे पर, यानी आपको कहाँ जाना है पता ही नहीं है, एक चौराहे पे खड़े हुए देखकर महसूस कर रहे हैं अपने आप को। प्रॉपर थर्स्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। अगर हम देखें तो जो कंडीशन है मार्जिनल की या स्मॉल फार्मर्स की, वो उनको एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल अगर बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो इनकी कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, जो स्मॉल फार्मर हैं। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस सच, ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसा लगा था कि हाँ चेंजेस होंगे, बट टुडे इट्स अंडर, बट अगर हम देखें तो उसके भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंट्रोवर्सीज़ हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। इट इज़ बिंग alleged that it has caused the degradation due to overuse of chemical drying aquifer
एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स ये आरोप लगाया गया है ये कि भाई जो हम यूज़ करते हैं HYV सीड्स और जो ज़्यादा मतलब इरिगेशन यूज़ करना, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं ओवर यूज़ करने की वजह से। तो लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है किसकी वजह से? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और जो जहाँ पे जो मतलब जो एक्वेफर है, मतलब वहाँ पे पानी जहाँ पे होता है वो ड्रायर हो रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी के अंदर अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो वैनिश होती जा रही हैं। इसीलिए ये प्रीफर किया जा रहा है कि जीन रेवोल्यूशन को प्रीफर किया जाए। दैट मीन जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाए, इंक्लूड किया जाए, यानी जेनेटिक ही चेंज कर दिया जाए जिससे कि जो लैंड डिग्रेडेशन होने में कम चांसेस हों। यानी जो सीड्स हैं और जो बाहर से चेंज ना करके, मतलब फर्टिलाइज़र हम बाहर से डालते हैं वो ना करके, अगर हम इस तरीके से जीन ही चेंज कर दें सीड के, या फिर इंटरनल चेंज करें, जिससे कि क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जो उसकी जो पेस्टिसाइड है केमिकल कम यूज़ करना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज एज पावरफुल सप्लीमेंट है। ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि इन्वेंट करता है न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड, यानी सीड की क्वालिटी अच्छी होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होगा और जिससे कि पेस्टिसाइड और केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फिर बोला है कैन ऑर्गेनिक फार्मिंग भी एक अच्छा मेथड है कि उसको भी यूज़ किया जा सकता है। और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है जो कि फैक्ट्री में बनता है, जैसे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड। तो ये प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसको भी करके लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है। यानी अभी जो हम देख रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जो नेगेटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं उसको, उसकी वजह से अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा लोग प्रीफर कर रहे हैं। एंड इट डज़ नॉट इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट इन नेगेटिव मैनर। और इसकी वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं होता है किस पर? जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हम न्यू इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक्स्ट हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है? वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सोचते हैं इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर इट इफ़ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग दैट ग्रो स्मॉलर साइज ऑफ लैंड। दैट मीन्स इकोनॉमिस्ट कहते हैं हमारे फार्मर्स का जो फ्यूचर है बिल्कुल अंधकार में है। क्यों? अगर वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं ग्रेन, जो छोटे छोटे साइज़ के लैंड हैं, यानी जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते हुए जो छोटे छोटे साइज़ हो जाते हैं लैंड के, उसके ऊपर ग्रो करने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, लैंड के साइज़ कम होते जा रहे हैं। अगर पहले अगर हम बोलें 4 हेक्टेयर लैंड एक के पास थी, उनके फिर 4 सन हो जाते हैं, 4 बेटे हो जाते हैं, तो अब उसके 4 पार्ट हो गए। तो लैंड के अब जो 1 हेक्टेयर में जो कल्टीवेट हो सकता था और आउटपुट निकल सकता था, वो अब इसके पार्ट होने की वजह से लैंड का साइज़ कम होने की वजह से उतना आउटपुट नहीं निकलेगा, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि स्मॉलर साइज ऑफ लैंड यानी राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते हुए प्रॉब्लम हो रही है। 833 मिलियंस पॉपुलेशन है जो कि डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और 250 मिलियन सी हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है इतने लोगों के पास कि वो अपना जीवन इतने लैंड के ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। यानी इतनी मेजर पॉपुलेशन है जो इतनी सी लैंड के ऊपर डिपेंड कर रही है। एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन, यानी अगर हम पूरा एवरेज पर देखें पर पर्सन कितना पड़ रहा है तो हाफ हेक्टेयर से भी कम पड़ रहा है, जो कि प्रोडक्शन आउटपुट निकलने में नहीं निकल सकता है ज़्यादा। इंडियन फार्मर्स शुड, तो क्या करना चाहिए उनको? डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी जो उनकी क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करना चाहिए। सीरियल्स की जगह क्या करना चाहिए? अनाज की जगह हाई वैल्यू क्रॉप्स यानी जो कैश क्रॉप है उनको ग्रो करना चाहिए, जिससे कि इंक्रीज़ हो जाए उनकी इनकम और रिड्यूस हो जाए एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी नुकसान ना होए ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को भी, एनवायरनमेंट को भी, और उनकी इनकम बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ज़्यादा प्रोसेस करना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिन्स, हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेशन, बायोडीजल, क्रॉप्स लाइक जरा ये है बच्चों जिसे हम कहते हैं जेटा जेट्रोफा और जेजोवा जैसे प्लांट्स के को भी
हम लोग कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे कि बायोडीजल क्रॉप जो है, यानी ये बायोडीजल क्रॉप का मतलब है जिससे कि हम एज ए हम फ्यूल इसको यूज़ कर सकते हैं। इनसे हम फ्यूल निकाला जा सकता है डीजल की जगह, जो कि डीजल फ्यूल है उसकी जगह हम इन क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रूट, मेडिसिनल्स, हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल तो क्रॉप हो ही रहा है। साथ साथ अगर इन सबको क्रॉप करें तो भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इनके अंदर लेस इरिगेशन की ज़रूरत होती है, कम सिंचाई की ज़रूरत होती है। कंपेयर देन अगर हम देखें राइस और शुगर केन में पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए, सिंचाई ज़्यादा चाहिए। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको, हॉट भी, विंटर भी, और जो रेनी सीजन भी देखने को मिलेगा। तो इसको हम, इसकी जो पोटेंशियल है यानी हार्नेस है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैन ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ अ हाई वैल्यू क्रॉप्स, यानी इतनी डाइवर्सिटी जब हमें मिल रही है क्लाइमेट में, तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, जिससे कि हम हाई क्वालिटी वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो दैट मीन्स स्टूडेंट, हमने देखा कि जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के, लेकिन अगर हम एज ए उसको एक पॉजिटिव वे में लेके चले तो हम उसको अभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, या फिर जो फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, जो कंपटीशन वो फेस नहीं कर पा रहे हैं अदर कंट्रीज से, तो उसको कम किया जा सकता है। और इसमें गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, जिससे कि फार्मर्स ग्लोबलाइजेशन की वजह से कंपटीशन फेस नहीं कर पा रहे हैं, वो खरीदे। और जो जो रॉ मटेरियल है, सीड्स, फर्टिलाइज़र, उनको कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल कराएं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।